अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराइन, लेक्चरर इन फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तक स्टडी किया था। एंटीटेस्ट की इस सीरीज़ में चैप्टर 4 में से नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। राइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की वजह क्या होती है, एक्सेलरेशन कैसे पैदा होती है। बट जब भी किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। फोर्स लगने से आखिर क्या होता है, कोई क्या एक्सेलरेशन पैदा होती है, वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन डिफाइन करती है कि चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन कॉज होगी, और वेलोसिटी में वो चेंज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो सकता है या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन की फॉर्म में हो सकता है, या फिर दोनों फॉर्म्स में ये चेंज हो सकता है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करती? नहीं। वाई? बिकॉज गौर करें, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। सपोज करें कि हमारे पास कोई बॉडी है, किसी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी इस जानिब होगी, ओके। और दूसरे किसी पॉइंट पर, लेट से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कोई ये होगी। आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होती है? आप कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से होती है, ओके। अब इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों कहा जाता है, इस पर भी गौर करते हैं। प्लीज गौर कीजिएगा। सपोज करें यहां पर हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर लें, पॉइंट P और ये कोई पॉइंट कंसीडर कर लें पॉइंट Q। यहां पर ये कोई वेलोसिटी v1 ले लें और यहां पर ये कोई वेलोसिटी आप ले लें v2 इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। इज इट राइट? अब बेटा गौर कीजिएगा, चेंज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आप v1 को ड्रॉ करें, लेट्स से मैं v1 को ड्रॉ कर रहा हूं कुछ ऐसे, ओके। इसके साथ साथ फिर आप क्या करें, v2 को ड्रॉ करें। ये वाला वेक्टर मैं यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे रख सकता हूं। तो आई थिंक v2 हमारे पास जो होगा वो किसी इस डायरेक्शन में होगा, ओके। उसके बाद ये जो चीज है इसे क्या कहा जाएगा, डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर इस डेल्टा v को इस पॉइंट P और Q दोनों के बीचों बीच ड्रॉ किया जाए तो डेल्टा v की डायरेक्शन, ओके, आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम हियर टू हियर, ओके जी। डेल्टा v की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, टूवर्ड्स द सेंटर, ओके। दैट इज वाई ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये कॉज करेगी एक एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी सर्कुलर पाथ के सेंटर की जानिब, इसलिए उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी moving in a circular path which has direction towards the center of circular path। ओके, किस बॉडी की एक्सेलरेशन है, उस बॉडी की जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है,
सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। ओके, सो सेंट्रीपिटल वर्ड जो है इसकी मीनिंग ही ये है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब ही ये है कि सीकिंग दी सेंटर, सीकिंग दी सेंटर। सीकिंग दी सेंटर का मतलब टूवर्ड्स सेंटर। ओके, अगर आपने ये याद रखना है कि इस एक्सेलरेशन की वजह क्या है, आप कहेंगे इस एक्सेलरेशन की वजह कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ है। ओके, दिस एक्सेलरेशन इज काज्ड, this acceleration is caused due to the continuous change in the direction of velocity of a body that performs circular motion। वो बॉडी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगातार चेंज आता है, उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन कॉज होती है। ओके, सो गौर कीजिएगा, अब यहां पर कुछ और टेक्निकल चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों चीजें बेटा, इनमें से एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों तब हो सकती हैं जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का मतलब ये हुआ कि या तो रेट ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ रहा होगा या स्लो हो रहा होगा, या बॉडी स्पीड अप हो रही होगी सर्कुलेट करते हुए, या बॉडी स्पीड डाउन हो रही होगी। स्पीड अप हो रही है तब भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके, चेंज हो रही है। स्पीड डाउन हो रही है तब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब चेंज हो रही है। दोनों केसेस में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रही है, घूम रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। ओके, इन UCM अल्फा is equal to a that is equals to 0। अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों क्या होती हैं? जीरो, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होती। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर सूरत में होती है, इधर द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों फॉर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी होगी। इज इट राइट? क्लियर है? इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी that moves in a circular path। okay, now सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है, लेकिन चूंकि हम एसोसिएटेड हैं, हमारा ये कोर्स एंटिटेस से, जिसमें डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है, बड़ी सारी डेरिवेशन, लेकिन फार्मूला हम याद रखते हैं, उस फार्मूला को यूज करके हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये है कि AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, where V is the magnitude of linear velocity and R is the radius, AC is the centripetal acceleration। इसका मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि centripetal acceleration is directly proportional to the square of magnitude of velocity। okay, now गौर कीजिएगा, यहां पर हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल यहां पर पहले लेते हैं। An object moves in a circular path of radius 5 meters
at the rate of 10 meter per second square. Find its centripetal acceleration. ओके, चॉइसेस हैं आपके पास 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है देख लेते हैं अभी सॉल्व करके। बेटा ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है 10, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 10 का स्क्वायर क्या आया 100 अपॉन 5, 5 टू द 10, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी चॉइस सही हुई? चॉइस बी। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके लिए, एमसीक्यू 1। An object moves in a circular track of radius 25 meters. At constant speed of 10 meter per second square, find its centripetal acceleration. सो आपके लिए चॉइसेस हैं ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है प्लीज़ सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है जी, अब बेटा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसी फार्मूला को लेकर। इसमें बहुत सारे सवालात बन सकते हैं इस फार्मूला में। ठीक है, अब गौर करें यहाँ पर, अगर आप क्या करें डिफरेंट स्पीड्स पर एक्सेलरेशन मालूम करें तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ द स्पीड। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर स्पीड डबल हो जाती है तो एक्सेलरेशन 4 गुना बढ़ेगी, अगर स्पीड ट्रिपल हो जाती है तो एक्सेलरेशन 9 गुना बढ़ेगी। यहां से आप एक रेशो निकालते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। ओके, या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं a2 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्पल फिर एमसीक्यू। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। An object turns around a circular track with the speed of 5 meter per second, has an acceleration of 15 meter per second square. What will be its acceleration if the same object turns around the same turn
with speed of 10 मीटर पर सेकेंड। चॉइसेस हैं आपके लिए, ए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डी 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, अभी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। आपने A2 मालूम करना है तो A1 को उधर शिफ्ट कर दें। A2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A1। लेट्स पुट द वैल्यूज। ये मैं तरीकाकार से प्रॉपर से समझा रहा हूं, डायरेक्टली भी देख लेते हैं। A2 इज इक्वल्स टू V2 हमारे पास कितना है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 कितना है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 15। A2 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 15। सो 25 1s द 25 4s द, so A2 is equals to 4 multiplied by 15, that is equals to 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कौन सी चॉइस सही हुई? चॉइस सी। ये हमने इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करने के लिए ये याद रखें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, इसका मतलब अगर स्पीड को डबल किया जाएगा तो एक्सेलरेशन 4 गुना बढ़ जाएगी। यहां पर क्या किया जा रहा है, स्पीड पहले क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड और फिर क्या है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो डबल करने से एक्सेलरेशन कितनी बढ़ेगी? 4 गुना। तो ऐसा ही हुआ है, 4 गुना ही बढ़ी है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, इनिशियल 15 थी, 4 गुना बढ़ गई, तो 60 जवाब है। इज इट राइट? ऐसे आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ नंबर 2। प्लीज इसे देख लें, गौर से कैप्चर कर लें, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 2 फॉर यू। An object moves in a circular path with speed of 20 meter per second has an acceleration of 15 meter per second square. At what speed? Okay, what will be its acceleration if it moves at the constant rate of 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलें इसको आसान कर देते हैं आपके लिए। 10 मीटर पर सेकेंड। चॉइसेस आपके पास हैं, $15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 15/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनमें से कौन सी चॉइस सही है? प्लीज सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट MCQ आप सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूला से है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। MCQ नंबर 3 मैंने समझाया नहीं है, लेकिन होपफुली आप कर लेंगे, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर।
If an object turns around a circular track at constant speed of 5 meter per second, it has an acceleration of 5 meter per second square. Okay, at what speed should it run so that acceleration becomes 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? आपके लिए चॉइसेस हैं, ए 5 मीटर पर सेकंड, बी 10 मीटर पर सेकंड, सी 5√2 मीटर पर सेकंड, डी 5√3 मीटर पर सेकंड। तो इनमें से कौन सी चॉइस सही है? प्लीज सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट कुछ और व्यू है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। बहुत सारी चीजें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में डिस्कशन की हैं, प्लीज गौर कीजिएगा। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ये बियर करती है। नाउ वी आर हैविंग मेन फार्मूला फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ओके, अब इसी फार्मूला को लेके हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे। गौर कीजिएगा, यहां से याद रखिएगा, इफ v इज केप्ट कांस्टेंट, इफ v इज केप्ट कांस्टेंट, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसके अलावा क्या कोई और इसका व्यू बन रहा है? देखते हैं, गौर कीजिएगा। बेटा हमें पता है कि v किसके बराबर होता है? v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर ये वैल्यू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूला में यूज की जाए तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और यहां पर एक r इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, AC इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला हमें कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहा है, वो ये कि इफ ओमेगा इज केप्ट कांस्टेंट, इफ ओमेगा is kept constant, centripetal acceleration is directly proportional to the value of radius। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसी से रिलेटेड आपके लिए कोई क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। MCQ नंबर 4। An object moves at the constant rate of 5 meter per second in a circular track of radius 2 meters has an acceleration
A. If the radius of the path, keeping the speed constant, if radius of its path is doubled, then its acceleration will be dash. चॉइसेस हैं आपके लिए A, B, A/2, C, 2A, D, 4A. इनमें से कौन सी चॉइस सही है, प्लीज सॉल्व करें. नाउ लेट्स हैव समथिंग मोर ऑन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमने अभी एक फार्मूला डिस्कस किया कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर सॉरी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आप इसे देख लें, गौर से कैप्चर कर लें तो हम आगे बढ़ रहे हैं. कर लिया? ओके. सो ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेकर हम आगे बढ़ेंगे. फाइंड ओके एन ऑब्जेक्ट moves in a circle of radius r, has angular velocity of 5 radian per second square and centripetal acceleration of 25 meter per second square. Find the value of r. r की वैल्यू मालूम करें. चॉइसेस हैं आपके लिए 1 मीटर, B 2 मीटर, C 3 मीटर एंड D 4 मीटर. सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, अभी सॉल्व कर लेते हैं. गौर कीजिएगा बेटा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वहां से आर निकालें तो किसके बराबर हुआ, ए सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ए सी कितना दिया गया 25, ओमेगा कितना दिया गया 5 और स्क्वायर डाल दिया हमने. सो दिस बिकम्स 25 अपॉन 25 दैट इज इक्वल्स टू 1. सो चॉइस ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह आपके लिए अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 4 ये था और एमसीक्यू नंबर 5 आपके पास ये है. ओके, एमसीक्यू 5 को सॉल्व करें. एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्किल of radius 2 meters at constant rate of 10 radian per second. Find its centripetal एक्सीलरेशन. आपके लिए चॉइसेस हैं ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
d 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसे प्लीज कैप्चर कर लें, हम आगे बढ़ते हैं. डन. सो प्लीज नाउ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपके लिए एक और एमसीक्यू है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. एमसीक्यू नंबर 6. An object that turns around a circular track of radius r with constant speed of 50 meter per second has an acceleration of 1250 meter per second square. Find the value of r. आपके लिए चॉइसेस हैं 2 मीटर्स, B 0.5 meters, C 1.2 meters and D 1.5 meters. सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, सॉल्व करें प्लीज. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कुछ और फार्मूला भी हैं, उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. अभी लेटेस्ट हमने जो फार्मूला डिस्कस किया वो ये है कि AC इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर. और हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, गौर कीजिएगा. हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई बाय टी इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड. ओके, तो फिर जब ये वैल्यू यहाँ पर यूज की जाएगी तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल्स टू R एज इट इज. ओमेगा की जगह लिख देंगे आप 2 पाई बाय टी, सो होल स्क्वायर. सो वी विल हैव व्हाट, AC इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. ओके, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दें तो आपके पास बनेगा कि AC इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड के, और अगर टाइम पीरियड को कांस्टेंट रख दिया जाए तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के. ठीक है, अब हमें पता है कि t किसके बराबर होता है, 1 अपॉन f. तो यहां से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला बनता है, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाय एफ स्क्वायर. ओके, ये आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के पॉसिबल फार्मूला हैं. अब इनमें से भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा. So let's solve it. Let's have some examples. An object
time taken by an object to turn around a circle of radius r is 5 seconds and has an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसको मैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूं। What will be its acceleration if it completes the same trip in 10 seconds? आपके लिए चॉइसेस हैं ए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनमें से कौन सी चॉइस सही है? आप करेंगे या मैं करवाऊं? चलें आप करें। इसको हम अगला एमसीक्यू बना देते हैं, एमसीक्यू नंबर 7। ओके, प्लीज इसे कैप्चर कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं सेंटीपीटल फोर्स के जानिब। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेंटीपीटल फोर्स क्या है, गौर कीजिएगा। सेंटीपीटल फोर्स से पहले एक छोटा सा सेशन थोड़ा सा और है, वो भी गौर कर लें। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर हो तो बॉडी को सेंटीपीटल एक्सेलरेशन भी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन को देखा जाए तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, गौर करें बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की अलोंग दी टेंजेंट होगी, ओके, और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन किस जानिब होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। एम आई राइट? तो फिर इन दोनों की कोई ना कोई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी होगी, दैट विल बी इन दिस वे, नेट एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कितनी होगी, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। याद रखिएगा, नेट एक्सेलरेशन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है कोई ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो, ऐसी फोर्स को आप सेंटीपीटल फोर्स कहेंगे। ओके, और यही फोर्स होती है सर्कुलर मोशन का सबब। अदरवाइज अगर कोई भी बॉडी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो लगातार मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसके लिए उसे अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन खुद ब खुद तो चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लाजमी उस पर लग रही है जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रही है, और वो यही फोर्स है सेंटीपीटल फोर्स, जो कि सबब बनती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने का, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से क्या पैदा होता है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो फिर आप इस फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इज द फोर्स that produces centripetal acceleration. Okay, the force that makes an object to move in a circular path. Okay,
एंड द फोर्स, आप ये भी कह सकते हैं, द फोर्स दैट रिजल्ट्स a continuous change in the direction of velocity of a body to perform circular motion. CM, not Chief Minister, circular motion, right? आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आप कहेंगे इट इज डायरेक्टेड towards the center of circular path. ओके, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहां पर, इस डायग्राम पर. ओके जी, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ यूं है इस जानिब, और इससे अगले किसी पॉइंट पर अगर हम गौर करें इस पॉइंट पर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये कुछ यूं हो जाएगी. अब सवाल पैदा होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज क्यों हुई, कैसे हुई? खुद ब खुद तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, क्यों हुई? तो आप इसका जवाब देंगे कि ये असल में इसलिए चेंज हुई है क्योंकि इस पर जब भी बॉडी मूव कर रही है तो लगातार कोई फोर्स एक्ट कर रही है इस पर, जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी उसके मोशन के परपेंडिकुलर, तो वो फोर्स उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर कर देगी. ओके, सो ये फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ऑलवेज perpendicular to what? To velocity. ओके, याद रखिएगा ये एक फोर्स का कैरेक्टर है. सेंटीपिटल एक्चुअली एक कैरेक्टर है. कोई भी फोर्स, चाहे आप अपने हाथ से किसी को खींच रहे हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई भी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा दे, तो उस फोर्स को कोई कैरेक्टर आ जाता है, वो कैरेक्टर है सेंट्रीपिटल कैरेक्टर. इज इट राइट? इट इज एक्चुअली नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स, बट इट इज द कैरेक्टर ऑफ अ फोर्स. एनी फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ हैज अ सेंट्रीपिटल कैरेक्टर. जैसे कि हमारे पास से अगर कोई तेजी से बच्चा मूव कर रहा हो, हम उसे पकड़ लें एकदम, तो क्या वो टर्न कर जाएगा. हमने उस पर फोर्स लगाई, उस फोर्स ने क्या किया, उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा दिया. ओके, सो हमारी लगाई हुई फोर्स उसके लिए क्या फोर्स बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई. ओके, तो आप याद रखें, व्हेन एवर सम फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. व्हेन एवर some force acts on a body perpendicular to the direction of motion, the motion becomes circular. Okay, now centripetal force according to Newton's second law of motion ऐसे लिखी जा सकती है, Fc is equals to mac. Am I right? बेसिक फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है? AC इज इक्वल्स टू v² अपॉन r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर किसके बराबर हो जाएगी?
एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, इसी तरह हमें पता है कि ए सी किसके बराबर है, आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ए सी की जगह अगर आर ओमेगा स्क्वायर डाल दिया जाए तो सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होती है किसके, 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, और टी किसके बराबर है, 1 अपॉन एफ के, यहां पर पुट कर लें तो सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, एफ सी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला हैं जो सेंटीपिटल फोर्स के हैं, जो कि आपने याद रखने हैं। ओके, नाउ यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। बेटा सबसे पहले आसान तरीन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is attached to an inextensible string of radius of size of length 2 meters. The mass, if the object is whirled with constant speed of 5 meter per second, find the tension produced in the string. ओके, चॉइसेस आपके पास हैं, ए 25 न्यूटन्स, बी 5 न्यूटन्स, सी 10 न्यूटन्स, डी 1 न्यूटन। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, एमसीक्यू नंबर 7 होगा, ये एमसीक्यू नंबर 8 होगा। सो सॉल्व करें, जवाब दें। हालांकि मैंने आपको सिखाया नहीं इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे कोशिश करके सॉल्व करें। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड एक और व्यू भी आता है क्वेश्चन का सेंटीपिटल फोर्स से रिलेटेड, वो मैं आपको करवाता हूं एग्जाम्पल। विद व्हाट मैक्सिमम स्पीड a car can turn a circular track of radius 200 meters if the coefficient of friction between tires and road is 0.5.
चॉइसेस नहीं लिख रहा, जस्ट सॉल्व कर रहे हैं इसे। बेटा यहां पर जो नेसेसरी फ्रिक्शन एक्ट करेगी वो सेंटीपिटल फोर्स के माने में करेगी। इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स ओवर हियर विल बिहेव लाइक द फ्रिक्शनल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है, अगर ट्रैक हॉरिजॉन्टल है तो म्यू एम जी। am I right? यहां से अगर m को m से कैंसिल आउट कर दिया जाए तो मैक्सिमम स्पीड जिससे कोई बॉडी टर्न कर सकती है वो आपको क्या मिलेगी कि v इज इक्वल्स टू म्यू जी आर होल अंडर रूट। ये मैक्सिमम स्पीड मालूम करने का फार्मूला आपके पास आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो v आपके पास क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0.5, g को 10 ले लेते हैं और r कितना है 200। ओके, आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1000 शायद, बिकॉज यस दिस इज 1000 और 1000 का अंडर रूट जो भी आए वो आप निकाल लें, मीटर पर सेकंड में आपको ये जवाब मिलेगा। ओके, क्लियर है। अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग सॉल्व करेंगे। नाउ इसको कैप्चर कर लें प्लीज, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एमसीक्यू नंबर 9। With what maximum speed a car can turn around a circular track of radius 100 meters if the coefficient of friction between tires and the road is 0.1। चॉइसेस हैं आपके लिए 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, सी 15 मीटर पर सेकंड एंड डी 25 मीटर पर सेकंड। आपने इसे सॉल्व करना है। ओके, अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10। A cyclist of mass 100 kg with its cycle is turning about a curve of radius 50 meters with a speed of 10 meter per second. Find the force experienced. चॉइसेस हैं आपके पास 100 न्यूटन,
B 200 न्यूटन, C 300 न्यूटन एंड D 400 न्यूटन। ओके, इसको सॉल्व करें प्लीज़, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है आपके लिए, MCQ नंबर 11। ओके, MCQ नंबर 11 गौर करें। A car can turn about a circular turn track of radius 10 meters with constant speed of let's say 8 meter per second square. Find with maximum speed लिख देते हैं यहाँ पर। Find the coefficient of friction in between its tires and road. चॉइसेस हैं आपके पास। चॉइस A 0.52, B 0.64, C 0.052, D 0.064। कौन सी चॉइस सही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कैप्चर कर लें इस पूरे को। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।